Good morning to all of you. Myself, Dr. C. Here आप सभी लोगों को स्वागत करते हैं ऑनलाइन वीडियो डिजिटल क्लास एक और सेमेस्टर लाइब्रेरी का जितने लोग लाइव इस कमेंट करके क्या आप वॉइस क्या आप आवाज पहुंच मॉर्निंग क्या आप लोग आवाज पहुंच पा रही है प्लीज इज इट ओके थैंक यू हाँ जी गुड मॉर्निंग प्रारंभ करते हैं एक बार फिर से लाइब्रेरी कैटलॉगिंग प्रैक्टिकल की बात करते हैं प्रैक्टिकल के अंदर दो महत्वपूर्ण विधियां हैं तरीके हैं दो जिसमें से एक का नाम है AACR एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स है और दूसरा है आपका CCC यानी कि क्लासिफाइड कैटलॉग एंग्लो अमेरिकन कोड जो है पूर्णतः ISBD यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन पर आधारित है इफ्ला द्वारा ISBD के नियम जारी किए गए और जितने भी उस जमाने में संपूर्ण विश्व में सूचीकरण से संबंधित पद्धतियां थी उनमें समरूपता प्रदान करने के लिए जो है मानक बनाए गए और उन्हीं मानकों के आधार पर जो है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल्स भी कार्य करता है AACR में कई सारे परिवर्तन हुए अगर देखा जाए तो मूल रूप से कैटलॉगिंग के जो कोड है वो CA कटर ने लिखे थे और CA कटर की मृत्यु के पश्चात 1903 में ALA यानी कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन और LA यानी कि लाइब्रेरी एसोसिएशन UK ने मिलकर जो है 1908 में एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग जारी किया समय के साथ कई सारे परिवर्तन होते गए बीच में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के कई सारे रूल्स आए और उनको सम्मिलित करते हुए पुनः AACR यानी कि एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स जो है वो जारी किए गए 1967 में एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स हमारे पास आ गए हमने उसी के आधार पर जो है सूचीकरण करना प्रारंभ किया लेकिन पेरिस कॉन्फ्रेंस हुई पेरिस प्रिंसिपल्स बने 1961 में और कोपेनहेगन में भी सम्मेलन हुआ और इफ्ला ने जो है 91 के अंदर जाके जो है ISBD जारी किया उन ISBD के आधार पर अगेन 1978 के अंदर जो है AACR को पुनः रिवाइज किया गया और रिवाइज करने के बाद उसको AACR 2 कहा गया तो हम जो कैटलॉग रूल्स काम में लेते हैं उनको हम AACR 2 कहते हैं धीरे धीरे और भी समय के साथ अपडेट करते गए उनको परिवर्तन करते गए तो AACR 2 आया फिर उसके बाद 2R आया समय रहते 2010 तक हम लोग पहुंचे और 2010 में जाके AACR जब 3 आने वाला था उसको उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया और उसको उसकी जगह AACR 3 की जगह हमने क्या कहा RDA का दैट इज नोन एज रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस तो वर्तमान में हम RDA पर काम करते हैं हम AACR 3 पर कार्य नहीं करते क्योंकि AACR 3 ही RDA है जब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा गया कि आज के इस दौर में संसाधन जो है वो भौतिक से ज़्यादा जो है डिजिटल है तो डिजिटल संसाधनों को जो है इंडेक्स करना उनका अनुक्रमणीकरण करना उन्हें व्यवस्थित करना डेटाबेस के माध्यम से और सर्च के लिए जो है इजीली उपलब्ध कराना तो कहते हैं ना फाइंड है आपका आपका ऑप्टेंट है आपका आइडेंटिफाई है ना तो ये FRBR मॉडल बना सबसे पहले और
FRBR मॉडल के आधार पर ही जो है आज हम क्या करते हैं, RDA को हम काम में लेते हैं। तो वर्तमान में RDA ही हम काम में लेते हैं और RDA के भी 2 वर्ज़न हमारे पास अवेलेबल हैं। एक वर्ज़न जिसको हम लोग RDA टूल किट कहते हैं। RDA टूल किट आपका ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन और सिलिप, जिसको पहले LA कहा जाता था। LA का नाम 2002 में परिवर्तित हो गया और अब 2002 के बाद से वो सिलिप के नाम से जाना जाता है। तो सिलिप यानी कि चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स कहलाता है सिलिप। तो सिलिप वही है जो LA यूके हुआ करता था किसी ज़माने में। तो ALA और LA यूके यानी कि सिलिप में मिलकर जो है RDA का जो वर्ज़न जारी किया उसको हम लोग RDA टूल किट कहते हैं। और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने भी RDA जारी किया जिसको हम लोग कैटलॉगर्स डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। इतनी बात हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद फिर मैंने आपसे कहा था कि सूचीकरण के अंदर 2 पद्धतियाँ महत्वपूर्ण हैं जिसमें AACR एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल्स है और दूसरा क्या है आपका CCC यानी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। दोनों में से किसी भी एक पद्धति को हम लोग काम में ले सकते हैं और काम में लेकर हम लोग मैनुअल सिस्टम के अंतर्गत जो है हम कैटलॉग कार्ड बनाते हैं। कैटलॉगिंग क्यों आवश्यक है? तो कैटलॉगिंग सूचना पुनः प्राप्ति के लिए। कैटलॉगिंग की आवश्यकता वहाँ होती है जहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑलरेडी किया गया हो। अगर क्लासिफिकेशन नहीं कर रखा है तो कैटलॉगिंग का उद्देश्य हल नहीं हो पाता है। लेकिन अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो ऐसी बहुत सारी जगह जहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन नहीं कर रखा है लेकिन फिर भी हम लोग कैटलॉगिंग काम में ले रहे हैं। अगर मैनुअल सिस्टम की बात करें जहाँ पर मशीन का रोल नहीं है वहाँ पर बिना क्लासिफिकेशन के कैटलॉगिंग का उद्देश्य या कैटलॉगिंग का महत्व नहीं है और कैटलॉगिंग जो है हम लोग काम में नहीं ले पाते। लेकिन जहाँ ऑटोमेटेड सिस्टम है आज के इस दौर में जहाँ पर मशीन्स हैं, जहाँ पर कंप्यूटर्स हैं, वहाँ पर अगर आपने क्लासिफिकेशन नहीं भी कर रखा है तब भी आप कैटलॉगिंग को आप अच्छे भली-भांति तरीके से आप काम में ले सकते हैं। आज के इस दौर में देखा जाए तो क्लासिफिकेशन का महत्व हो या न हो लेकिन कैटलॉगिंग का महत्व बहुत ज़्यादा है। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल आज जैसे अगर मान लीजिए आपको कोई किसी भी सामग्री की आवश्यकता होती है, किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए, सूचना के किसी छोटे से भाग की भी आपको आवश्यकता है, एक छोटी से छोटी बात के ऊपर अगर आपको जानकारी लेनी होती है तो आप क्या करते हैं? आप गूगल पे जाके आप सर्च करते हैं। नॉर्मली हर व्यक्ति यही काम करता है। तो जब आप गूगल पे आप सर्च करेंगे, आप देखेंगे तो आपने कीवर्ड बेसिस आप सर्च करते हैं। तो वो क्या रहा है? अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा भंडार है। गूगल को के पास खुद के पास कुछ भी नहीं है, वो केवल एक सर्च इंजन है। बहुत सारी डेटाबेसेस हैं जहाँ पर चीज़ें, सामग्रियाँ रखी हुई हैं। उन कीवर्ड के बेसिस पे वो बहुत स्पीड से क्योंकि मशीन है, मशीन मनुष्य की तुलना में काम बहुत तेज़ गति से कर सकती है, करती भी है। तो केवल कुछ माइक्रो सेकंड्स के अंदर वो बहुत बड़ी डेटाबेस के अंदर या बहुत सारी डेटाबेसेस के अंदर से आपके उस शब्द के आधार पर सूचना ढूँढ कर जो है, उनकी सूची, उनके एड्रेसेस आपके सामने प्रदर्शित करती है। गूगल केवल आपको ये बताता है कि कौन-सी चीज़ कहाँ रखी है। केवल वो एड्रेस बताने का काम कर रहा है। अब अगर आपको वो चीज़ चाहिए तो आप वहाँ जाकर ढूँढ सकते हैं। लाइब्रेरी में हम लोग यही करते हैं। कैटलॉग क्या करता है? कैटलॉग केवल क्या बताता है? आपको एड्रेस बताता है। लाइब्रेरी के अंदर मान लीजिए हज़ारों किताबें, उन हज़ारों किताबों के हमने कैटलॉग कार्ड्स बना लिए। तो यूज़र क्या करेगा? उस कैटलॉग कार्ड में ढूँढेगा। अब वही काम कर रहे हैं जो आप गूगल पे सर्च कर रहे हैं। लेकिन मैनुअली कर रहे हैं आप, मैनुअली करेंगे तो आपको समय लगेगा। आप हो सकता है आप ऑथर से चीज़ें ढूँढ रहे हो, आप टाइटल से ढूँढ रहे हो या आप किसी विषय से ढूँढ रहे हो। तो लाइब्रेरी ने तो सारी व्यवस्था कर रखी है आपकी। लाइब्रेरी ने तो एक किताब के आम तौर पे औसतन 6 कार्ड बना रखे हैं। अगर आपके पास 1000 किताबें भी हैं तो लाइब्रेरी में तो 6000 कैटलॉग कार्ड्स हैं। वो आपकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए या यूज़र की आवश्यकताओं को कि यूज़र किसी भी आधार पे सूचना प्राप्त कर सकता है। यूज़र चाहे तो सूचना को ऑथर के आधार पे, यूज़र चाहे तो सूचना को टाइटल के आधार पर और यूज़र चाहे तो सूचना को विषय के आधार पर ढूँढ सकता है। तो हम प्रत्येक चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम विभिन्न प्रकार के कार्ड बनाते हैं और उन कार्ड को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करते हैं ताकि क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो ढूँढने वाला जो है उसे आसानी से ढूँढ पाएगा। तो ये मैनुअल प्रोसेस है। तो ये मैनुअल प्रोसेस आप क्या कर रहे हैं, आप इन हाउस एक्टिविटी कर रहे हैं, आप लोकल लेवल पे आप सर्च कर रहे हैं। तो जो आज मशीनों से सर्च किया जा रहा है, वो किसी ज़माने में मैनुअली सर्च करते थे। तो गूगल के ज़रिए तो हम आज कर रहे हैं या आज हमारे पास सर्च इंजन या हमारे पास ऑटोमेटिक सिस्टम है, जिसके ज़रिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन एक ज़माना हुआ करता था कि उसमें जब मान लीजिए गूगल नहीं था या ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं था, मशीन नहीं था, तब भी लाइब्रेरी साइंस जो है, आपको चीज़ों को पुनः प्राप्त करने की सुविधा देती थी और वो भी मैनुअल तरीके से। यानी कि हम लोग लाइब्रेरीज़ के अंदर इतनी किताबों के अंदर कौन-सी किताब के अंदर क्या चीज़ लिखी हुई, किताब का ऑथर क्या है, किताब का टाइटल क्या है, किताब का सब्जेक्ट क्या है, किताब की सीरीज़ कौन-सी है, किताब का पब्लिशर कौन-सा है, कौन से सन में किताब पब्लिश की गई,
उसके अंदर कितने पेजेस है, उसकी कॉस्ट कितनी है, उसका आईएसबीएन नंबर कितना है, ये समस्त जानकारी हमें कार्ड पर लिखकर जो है यूजर के लिए हम लोग तैयार करते हैं। यानी कि जिन जानकारियों के आधार पर जो है सामग्री को ढूंढा जा सकता है। तो लाइब्रेरी साइंस तो आज ऑटोमेटेड सिस्टम हो गया, लेकिन ऑटोमेटेड सिस्टम जब नहीं था तब मैनुअल सिस्टम में भी हम सूचना पुनः प्राप्ति के लिए हमने एक सिस्टम जनरेट कर रखा था, बना रखा था। आज भी कई लाइब्रेरीज के अंदर कैटलॉगिंग होती है और वहां पर उन कैटलॉग के माध्यम से ही जो है सामग्री को ढूंढा जाता है। लेकिन समय ऐसा आ गया है कि आज हम लोग चाहते हैं कि भाई कंप्यूटर्स की मदद से जो है चीज़ों को ढूंढे और चीज़ों को हम लोग आसानी से ढूंढ पाते हैं। आपने भी देखा होगा आज आपके पास मोबाइल्स हैं, किसी का नंबर ढूंढना होता था आप डायरेक्ट या तो फ़ोन बुक में जाते हैं, या फ़ोन बुक में नहीं भी अगर आपको 2-4 डिजिट याद है तो आप डिजिट टाइप करते हैं, आपको ऑटोमेटिकली फ़ोन बुक में 200, 500, 1000, 2000 की फ़ोन बुक भी होती है तो ऑटोमेटिकली सर्च करके क्या होता है वो ऊपर आ जाता है। हर एक चीज़ हम सर्च करते हैं। सोशल मीडिया पे भी जाऊँगा तो मैं कुछ सर्च करूँगा, व्हाट्सएप पे भी जाऊँगा तो मैं कुछ सर्च करूँगा। सर्च ऑप्शन आपको हर जगह मिलेगा। सर्च ऑप्शन आपके मोबाइल में 2 तरह का सर्च ऑप्शन होता है। एक सर्च ऑप्शन वो होता है जो आपको मोबाइल के अंदर इन हाउस एक्टिविटीज़ करने के लिए परमिशन देता है। आपके मोबाइल में कौन-सी चीज़ कहाँ रखी है, आप ढूँढ सकते हैं। दूसरा कहता है कि अगर आपको वहाँ नहीं मिलेगा तो लिखा हुआ सर्च ऑन वेब लिखा हुआ आता है। यानी अगर आप नहीं है, यहाँ नहीं है तो फिर आप लोकल छोड़ के आप ग्लोबल ढूँढें। यानी कि सर्च आपके 2 प्रकार की होगी। एक लोकल उस डिवाइस के अंदर और एक होगी आपकी ग्लोबल यानी कि इस डिवाइस से बाहर निकल के अब आप कहाँ ढूँढ रहे हैं, आप वेब पे ढूँढ रहे हैं। तो ये आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर भी आज सर्च है और सर्च से हमारे क्या होता है समय बचता है। ऑटोमेटेड सिस्टम है, तो ऑटोमेटेड मशीन के ज़रिए हम लोग सर्च कर रहे थे, न्यूनतम समय में उपयुक्त सामग्री तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज मशीन्स आ गई है, तो आज हमारे सब्जेक्ट में भी मशीन का रोल है। पहले हमारा सब्जेक्ट भी क्या था, सिर्फ लाइब्रेरी साइंस हुआ करता था। आज जब मशीन आ गई, यानी कि आईसीटी आ गया, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो जैसे ही लाइब्रेरी साइंस के अंदर आईसीटी का पार्ट मर्ज हुआ, तो हमारे सब्जेक्ट का नाम भी चेंज हो गया, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। हमारे 2 विज्ञान पढ़ते हैं हम लोग। तो ये सब्जेक्ट का या विषय का नवीन रूप है। लाइब्रेरी साइंस यानी कि ट्रेडिशनल पार्ट, नवीन पार्ट क्या कहलाता है? इन्फॉर्मेशन साइंस। इसलिए हम लोग सब्जेक्ट का नाम कहते हैं एलआईएस, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। तो वर्तमान दौर में अगर देखा जाए तो हमारे पास जो संसाधन थे, वो संसाधन लोकल ना होके अब ग्लोबल हो गए। हमारे पास संसाधन फिजिकल नहीं होके हमारे पास संसाधन कैसे हो गए? डिजिटल हो गए। तो फिजिकल चीज़ों को ढूँढने के लिए एक ज़माना हुआ करता था जब हम लोग मैनुअल सिस्टम काम में लिया करते थे और मैनुअल सिस्टम में हम लोगों ने कंप्लीट बना रखा था। हमें किसी मशीन की आवश्यकता नहीं थी। बस सीसीसी बना ना, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, या सीसी बना, कॉलम क्लासिफिकेशन। तो कॉलम क्लासिफिकेशन किसने बनाया है? बताइए? रंगनाथन ने बनाया। कौन से सन में बनाया है? 1930। आज क्या चल रहा है? 2022, है ना? 90 इयर्स बैक, 90 साल पुरानी बात करो। 90 साल पुरानी अगर जाएँगे आप 90 इयर्स बैक जाएँगे, तो आपको मालूम चलेगा हिंदुस्तान में बहुत सारी जगह तो लाइट नहीं हुआ करती थी। आप समझ रहे हो? भाई बिजली नहीं हुआ करती उस ज़माने में, हम लोग चिमनी लगा के पढ़ा करते थे। आप समझ गए आप? है ना? दिया लगाते थे, चिमनी लगाते थे तो कर हम लाइट बिजली नहीं थी। उस ज़माने में लाइब्रेरी साइंस के अंदर ये सिस्टम बन गया था कि क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग हो रहा था। आप समझ रहे हैं आप? मतलब सूचना को पुनः प्राप्ति करने का। आप उस दौर को सोचो, उस ज़माने को देखें। 1933 रंगनाथन ने क्या लिखा? कॉलम क्लासिफिकेशन लिखा। 1934 रंगनाथन ने क्या लिखा? क्लासिफाइड कैटलॉग कोड लिखा। यानी कि लाइब्रेरी के अंदर ये सिस्टम बना दिया गया था कि आप जाएँगे, कौन-सी चीज़ कहाँ रखी हुई है, आपको इंस्टेंट, आपको क्विक तौर पे आप कार्ड में ढूँढेंगे। कार्ड जैसे ही आप देखेंगे, उसके ऊपर एक कॉल नंबर लिखा हुआ, कॉल नंबर से आप निश्चित सामग्री तक पहुँच जाएँगे। और ये तो मैं 100 साल पुरानी 90 इयर्स बैक कर रहा हूँ। उससे भी पहले देखें तो 150 साल पहले मेलविल डेवी ने क्या बनाया था आपके लिए? डीडीसी बनाया, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। अब देखिए 1876, 2022 में से माइनस करें, लगभग 145-46 साल आंसर आएगा। 145 साल पहले, 146 ईयर्स बैक अगर आप देखेंगे तो डीडीसी बन गई थी, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। तो लाइब्रेरी साइंस एडवांस थी। सूचना पुनः प्राप्ति के लिए, सूचना को व्यवस्थित करने के लिए ये उस ज़माने में काम की जा रही थी। तो दीज़ आर द ट्रेडिशनल स्किल। तो आज के इस दौर में भी पढ़ते हैं। किसी ने मुझसे पूछा, सर आप आजकल तो कैटलॉगिंग ऐसे हम लोग करते नहीं है, तो फिर हम लोग क्यों पढ़ते हैं? तो इसलिए पढ़ते हैं कि ये चीज़ें आपको ये सिखाती है कि आज के इस दौर में अगर आप मान लीजिए आप एडवांस हो गए, आप चीज़ें एडवांस फॉर्मेट में ढूँढ रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारा ट्रेडिशनल तरीका क्या था, है ना? ट्रेडिशनल तरीके से आप जाएँगे तो वहाँ से आपको लाइब्रेरी साइंस सीखने को मिलती है। विषय में नवीनता है, विषय आपका इन्फॉर्मेशन साइंस का रहता है, लेकिन लाइब्रेरी साइंस में किस प्रकार से काम होता था, क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे करते थे, कैटलॉगिंग कैसे करते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि संसाधनों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना और आवश्यकता होने पर उन्हें जो है न्यूनतम समय में पुनः प्राप्त करना, ये पुस्तकालय का उद्देश्य है। एक पाठक को सही समय पर उचित सामग्री उपलब्ध कराना। इसके लिए हम लोग दोनों विधियाँ काम में लेते हैं। पहला क्लासिफिकेशन है, दूसरा है आपका कैटलॉग। अब जब कैटलॉगिंग की बात करते हैं, कैटलॉगिंग के अंदर 2 विधियाँ हैं। एक का नाम है आपका एएसीआर, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, और दूसरी का नाम है आपका
CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। पिछली क्लास के अंदर हमने AACR के बारे में बात करी। मैनुअली हम लोगों ने कार्ड्स बनाना शुरू करा। जब एक कार्ड लेते हैं तो 5 बाई 3 इंच का कार्ड या 12.5 बाई 7.5 सेंटीमीटर का कार्ड हम लोग लेते हैं और उस कार्ड के अंदर हम लोग 2 वर्टिकल लाइंस खींचते हैं। तो पहली लाइन को क्या बोलते हैं, फर्स्ट इंडेंट, सेकंड लाइन को हम लोग बोलते हैं सेकंड इंडेंट। पहली लाइन कॉर्नर से जो है 8 कैरेक्टर की दूरी पर होती है और दूसरी लाइन पहली लाइन से 4 कैरेक्टर की दूरी पर होती है। तीसरी जो लाइन होती है उसको हम लोग थर्ड इंडेंट कहते हैं। वो इमेजनरी होता, वो दिखाई नहीं देता, आपको केवल उसकी कल्पना करनी होती है। कागज पर कभी भी लाइन खींच के आपको थर्ड इंडेंट बनाना नहीं होता है, इसलिए उसके अंदर चित्र में क्या बताया आपको, डॉटेड बताया। देन उसके बाद ये 3 वर्टिकल लाइन से, इसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ऊपर के कॉर्नर से 3 लाइन के गैप के ऊपर जो है वहाँ पर छोटी होती है, यानी कि अगर आप लिखेंगे तो वहाँ पर 3 लाइन्स आपकी वहाँ पर आनी चाहिए। ये कार्ड का प्रारूप है, नीचे इसके अंदर हॉल होता है। देन ये कार्ड आपका बन गया। अब जो भी पद्धति हो, चाहे आप AACR काम में लें, चाहे आप CCC क्लासिफाइड कैटलॉग काम में लें, दोनों ही पद्धतियों के अंदर देखा जाए तो कार्ड का साइज सेम। तो बेसिकली AACR से भी पहले क्या बने, आपके CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। तो कार्ड का जो साइज है वो डॉक्टर SR रंगनाथन ने डिसाइड किया, समझे? क्योंकि एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल्स कब बन गया था, 1934 के अंदर बन गया था। 1934 में रंगनाथन ने तब से कैटलॉग कार्ड बनाना शुरू कर दिया। ये स्कीम तो बाद में ही ना, ये तो ISBD बना 1971 में। अब देखें 1934 की बात कर रहा हूँ मैं, रंगनाथन की, है ना, और ये कब की बात कर रहा हूँ, 1971 में ISBD बना। 74 के अंदर फिर ISBD की और कई सारी चीजें, फिर 1978 में एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स जो है सेकंड एडिशन आया, तब से हमने काम में लेना शुरू किया। तो हम कार्ड्स तो बना रहे थे, लेकिन अगर देखा जाए तो मैनुअल सिस्टम जो था डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने भली बात चालू किया था। उस जमाने में रंगनाथन ने अपने हाथ से कार्ड बना के बताया कि आप प्रत्येक पुस्तक का इस प्रकार से आप कार्ड बनाए। तो रंगनाथन ने जब कार्ड बनाना शुरू किया, रंगनाथन ने बहुत सारे कार्ड बनाना बताया। रंगनाथन का किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी हो, छूटनी नहीं चाहिए। समस्त जानकारियां क्या करेंगे, आप कार्ड के अंदर अंकित करेंगे। इसके लिए आपको चाहे जितनी प्रविष्टियां बनानी पड़े। जब प्रविष्टियां बनाते हैं तो प्रविष्टियां मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक कहलाती है मेन एंट्री यानी कि मुख्य प्रविष्टि, और बाकी क्या कहलाती है आपकी एडेड एंट्री कहलाती है। तो एडेड एंट्री को आप कुछ भी कह सकते हैं, एडेड एंट्री कहते हैं, या उसको अतिरिक्त प्रविष्टि कहते हैं, या सहायक प्रविष्टि कहते हैं, अतिरिक्त, है ना, ऐसे कई सारे शब्द है। तो हिंदी में ऐसे शब्द आपको मिलेंगे। इस बार एग्जाम में ये होगा भी सही कि आपके साथ एक समस्या जो आएगी वो मैं आपको अभी से बता दूं कि पेपर के अंदर आपको लैंग्वेज इशू बहुत आएगा, ठीक है ना। लैंग्वेज इशू क्यों आएगा, क्योंकि कंप्लीटली पेपर आपका क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग पर आधारित है। तो क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग पर आधारित होने के बाद क्या है कि यहाँ पर लैंग्वेज बहुत टिपिकल हो जाती है, छोटी छोटी चीज़ों की, जैसे कैनन्स के नाम है आपके, लेकिन उसमें आपको सहायता ये मिलेगी कि इंग्लिश में एक बार एक ही चीज़ कहते हैं, आप समझ गए, है ना। हिंदी में कई सारे नाम मिल जाएंगे आपको। कैनन को बोलेंगे तो उपसूत्र मिल जाएंगे, नियम मिल जाएंगे, सिद्धांत मिल जाएंगे, है ना, ऐसे कुछ भी चीज़ मिल जाएगी आपको। लेकिन इंग्लिश में कैनन ही मिलेगा, आप समझ गए, जहाँ कैनन है वहाँ कैनन मिलेगा। तो अंग्रेजी शब्दों को थोड़ा सा जहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको सब दोनों शब्द दिए आपको, कोशिश करें अंग्रेजी शब्दों को थोड़ा सा पकड़े, क्योंकि उससे मैं इंग्लिश सीखने के लिए नहीं करा आपको, लेकिन आपको एग्जाम में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो आपको जो भी कैनन हमने पढ़े ना, आपको पता है आइडिया प्लेन है आपका, वर्बल प्लेन है आपका, नोटिशनल प्लेन है, तो इनके ये नाम इंग्लिश जब सवाल आएगा तो पेपर तो इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ आएगा, लेकिन इंग्लिश वाली लैंग्वेज आपको थोड़ी सी समझ में आएगी, जहाँ चाहे ना। तो या कुछ और के परिणय का उपसूत्र, संदर्भ का संदर्भ, अब संदर्भ संदर्भ संदर्भित, है ना, निक्षेपण, अब ऐसे अब उसके अर्थ नहीं पता चलेंगे आपको, लेकिन इंग्लिश में आपको पता है कैरेक्टर्स लिखा हुआ, चेन लिखा हुआ, अरे लिखा हुआ, पिलेटरी सीक्वेंस लिखा हुआ है। तो वहाँ कोशिश कीजिएगा, आपको उन शब्दों को लेकर चलेंगे तो आपके लिए पेपर ईज़ी हो जाएगा, आपको सवाल समझ में आ जाएगा। मेरा उद्देश्य ये है कि आप पढ़ें, आपको पता चल जाएगा हाँ, ये कैनन जो है कौन सी कैटेगरी से रिलेटेड है, आप उसको ABCD में से आप एक टिक कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। लेकिन हिंदी भाषा में जाएँगे तो हिंदी में कहीं न कहीं ऐसा कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि अलग-अलग समय पे अलग-अलग लोग, कोई इतर प्रविष्टि कर रहा है, इतर, ई-तर, वो अतिरिक्त प्रविष्टि कर रहा है। इतर बोले, अतिरिक्त बोले, सहायक बोले, एक ही है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एडेड एंट्री। बात समझ में आ गई? एडेड एंट्री मतलब जो एक्स्ट्रा एंट्री बन रही है मेन एंट्री के अलावा, उसको क्या बोल रहे हैं, एडेड एंट्री। तो ऐसा होगा, है ना। अब आपने आपने पढ़ लिया कि सहायक प्रविष्टि पढ़ लिया हिंदी में मान लीजिए, और वहाँ पे लिखा हुआ है इतर, कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न होता है ना, वो शब्द अगर आपने नहीं सुना तो भाई मतलब तो वही है उसका। तो पर्यायवाची शब्दों का खेल होगा, इसलिए बेटर है कि इंग्लिश वाला शब्द पकड़ें, तो ज़्यादा अच्छी बात है आपको। तो इतना सा अगर कुछ शब्द सीख लेंगे तो आपको फ़ायदा उसको मिलेगा। तो 2 प्रकार की प्रविष्टियाँ बनती है, एक आपकी बनेगी मेन एंट्री और बाकी क्या बनेगी आपकी एडेड एंट्री। तो रंगनाथन ने जो स्कीम लिखी उसका नाम है CCC, आज उसी की बात करेंगे। CCC यानी कि क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। CCC पे 100% आपके सवाल आएँगे।
क्या क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको भी बता दूंगा, किस प्रकार से सवाल उसके अंदर बनेंगे। पहले उसका स्ट्रक्चर समझना जरूरी है कि सीसी क्लासिफाइड कट कोड के अंदर है क्या। बाद में अगर देखें एएसीआर, तो एएसीआर थोड़ा सा सिंप्लीफाइड है, लेकिन मुझे सीसीसी थोड़ा ज़्यादा सिंप्लीफाइड लगता है। इसमें प्रविष्टियों की संख्या बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एएसीआर, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग की तुलना में। यहाँ पर प्रविष्टियाँ बनेंगी तो मूल रूप से प्रविष्टि को दो भागों में बांटा गया। एक आपका मुख्य प्रविष्टि है और दूसरा क्या है आपका अतिरिक्त प्रविष्टि या एडेड एंट्री, सहायक प्रविष्टि जिसको कहते हैं। जब सहायक प्रविष्टि की बात करते हैं तो मेन एंट्री तो जैसी बनती है वैसी बनती है, लेकिन सूचना उसके अंदर जो है कम ली गई है एज कम्पेयर टू एएसीआर। आज का टॉपिक यही है, हम लोग इसकी बात करते हैं। एंग्लो अमेरिकन कैटेगरी रूल्स है आपका। एंग्लो अमेरिकन कैटेगरी रूल्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं हम लोग बात करेंगे। सो दिस इज द टॉपिक, सॉरी, सीसीसी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। ठीक है, तो ये रंगनाथन ने बनाई। अब रंगनाथन ने, देखिए, अगर आपसे पूछा है कि क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग में से दोनों में से पहले क्या आएगा, तो पहले क्या लिखेंगे आप बताइए। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन पहले आता है और कैटलॉगिंग हमेशा बाद में आता है। क्यों आता है? क्योंकि पहले तो आप व्यवस्थित करेंगे, तभी तो पुनः प्राप्त करेंगे। आप समझे? भाई कैटलॉग से क्या कर रहे हैं? कैटलॉग से हम ये पता लगा रहे हैं कि कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है, तो ढूंढने वाली बात होगी, मतलब कैटलॉग। तो ढूंढोगे कब? जब रखोगे, आप व्यवस्थित करोगे। क्लासिफिकेशन पहले है कैटलॉग। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स है मेरे पास। अगर कॉलन के अंदर भी देखेंगे तो कॉलन के अंदर आप देखते हैं क्लासिफिकेशन कैटलॉग में दोनों, ये दोनों चीजें हैं। आप मुझे बताइए, आपने अब तक तो पढ़ लिया है बहुत सारी बातें, कि सवाल मैं पूछ सकता हूँ कि आपने कैटलॉगिंग पढ़ा और क्लासिफिकेशन पढ़ा, तो मुझे ये बताइए कि कॉलन के अनुसार या डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार जो संपूर्ण विषय वर्ग को जो है हम लोग 5 कैटेगरी में बांटते हैं, PMEST के अंदर कहते हैं 5 मूलभूत श्रेणियां होती है। क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग जो है वो किसमें आएगा? PMEST में से। क्या ये व्यक्तित्व है, या ये तत्व है, या ये ऊर्जा है, ये स्थान है, या समय? क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग। हाँ जी, इतना इतना टाइम क्यों लग रहा है? व्यक्तित्व, एनर्जी तो कॉन्फिडेंस से बोलो ना, आपकी एनर्जी क्यों लो होगी ना? एनर्जी का मतलब क्या होता है? ऊर्जा। और ऊर्जा कब दिखती है? जब किसी प्रकार का कोई कार्य, और मैंने आपसे कहा भी था, आपने नंबर भी बनाया था 2:51 लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, 2:55 लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, और दोनों एक साथ आ जाए तो 2:51-55। रिविजन नहीं कर रहे हो आप, पढ़ नहीं रहे हो ना। मेरे को तो सारी चीज़ें, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है, तो मैं तो 24 घंटे इसी के साथ जीता हूँ, है ना, इसलिए मुझे तो याद है। लेकिन ये आपको थोड़ा बहुत आपको भी करना पड़ेगा। जितनी चीज़ें आपको बिना मैं या बिना देखे भी उसको पढ़ा सकता हूँ, आप समझ गए? ये आपके लिए, ताकि वो डिस्प्ले हो, आपको याद रहे। बाकी क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग है ना, मुझे रात को सपने भी इसी के आते हैं, आप समझे? आप, है ना, मुझे कार्ड्स नजर आते हैं, क्लास नंबर दिखते हैं, सारी चीजें। मेरी पीएचडी कॉलम क्लासिफिकेशन पे 8 साल मैंने पीएचडी करी, तो लाइब्रेरी साइंस है अंदर, है ना, ठीक है। अब सोता भी उसी में, खाता भी, सब सारी चीजें वही है, सारी वही चीज चलती रहती है ना। इसलिए आप कोई सी चीज पूछोगे मैं बता दूंगा, लेकिन आपको ये चीज ध्यान होती है, क्लास मुझे बहुत सारी चीजों के क्लास नंबर, जब हम क्लासिफिकेशन क्या करते थे तो लोग कॉलम खोल के क्लास नंबर बनाते थे, मैं बिना खोले क्लास नंबर बना लेता, क्योंकि मुझे याद है ना इसका, ये पी क्या है, एम क्या है, ई क्या है, एस क्या, टी क्या। तो ऐसा क्या करते थे, और जब प्रैक्टिस करते हैं धीरे धीरे हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी एक ही काम को लगातार करेगा तो ऑटोमेटिकली उसमें एक्सपर्टाइज आ जाएगा ना। होता ना, जैसे मैं कई सारे एग्जाम्पल दिया, आप मेडिकल स्टोर पे जाएं, मेडिकल स्टोर पे मैंने देखा तो मुझे ताज्जुब होता था कि वहाँ पर मेडिकल स्टोर पे जो लड़का काम करता है वो 10वीं फेल लड़का है ना, लेकिन उस डॉक्टर की पर्ची में क्या लिखा हुआ, अपन ने पीएचडी कर रखी थी, अपन उस पर्ची में पढ़ नहीं सकते, डॉक्टर ने कौन सी दवाई का नाम लिखा, लेकिन वो सामने रखते हैं और वो दौड़ के जाता है और इतनी दवाइयों में से ढूंढ के लाके आपको देता है। मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया क्लास में, इसलिए हो रहा है, प्रैक्टिस है उसकी इतनी प्रैक्टिस है, उसको पता है कौन सी चीज कहाँ पर और परफेक्ट वो चीज लेकर आए। तो जब हम भी इतनी प्रैक्टिस करते थे, क्लास नंबर अपने आप बनने शुरू हो गए थे, हमें पता था हाँ ये नंबर लिखा हुआ कॉलन में, ये मेन क्लास है, ये जाएंगे यहाँ पर ही मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले बना लिया होता वो नंबर वो, और जीवन में बनाया होता था अपना। इसलिए भगवान ने मनुष्य को वो शक्ति दी है, ताकत दी है, वो हुनर दिया है, टैलेंट है, स्किल है, कि आप अगर मान लीजिए अपना माइंड, अपना कंसंट्रेशन अगर आप लगाएंगे तो वो चीजें अपने आप आपको अपने मस्तिष्क में आपके स्टोर होना शुरू हो जाएगी ना। होता ना, नॉर्मली एक पेन ड्राइव के अंदर कितना 2, 5, 10, 15, 20, 25 GB डेटा भर सकते हो, है ना। आपका जो ह्यूमन ब्रेन है ना, आप पढ़ेंगे कभी, आप साइकोलॉजी के अंदर वहाँ पर लिखा होता है ह्यूमन ब्रेन है ना,
तो वो देखा जाए तो वो ऐसा होता है किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। टेराबाइट के ऊपर आप जाएंगे तो पेंटाबाइट, एक्साबाइट, जीटाबाइट, योटाबाइट, है ना। तो 10,000 योटाबाइट, आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना, उतना उतना जो है आपके दिमाग की कैपेसिटी होती है, और इतना डेटा आपके दिमाग में अंदर स्टोर होता है। उतना मैं 10 साल पुरानी बात भी पूछूंगा आपको तो याद रहेगी ना, तो आपके साथ घटना हुई होगी, आपको पूरा पूरा दिन, पूरा क्रम याद होगा आपको। तो थिंग्स आर दैट कि अगर आप सोचने की कोशिश करेंगे तो कोई भी, अभी आप फिलहाल क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कार्टून पढ़ा, आपको लगता है ना थोड़ा कठिन है। वो कठिन इसलिए कि आप उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे तो आपके लिए सरल हो जाएगा। हमने किया ना, डीडीसी पढ़ा है, यूडीसी पढ़ा है, सीसी पढ़ा है, तो अब पढ़ना है, जरूरी है। आप उस तरीके से पढ़ोगे कि हाँ, क्योंकि ऑलमोस्ट ये बात अब कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका ऑलमोस्ट कोर्स कंप्लीट है आपका, है ना। क्लासेस ज्यादा नहीं है, आपका कुछ मैटर बचा नहीं है। मैं सीसीसी करूंगा, क्लासिफाइड कट कोड करूंगा, चीजें खत्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इन चीजों को लगातार आपको पढ़ना होगा, आपको देखना होगा, क्योंकि क्लासिफिकेशन कर लो, यही आपका सिलेबस है। तो सिलेबस मैंने पहले भी बताया आपको कि सिलेबस ये इस बार ऐसा सिलेबस क्यों रखा गया है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। और बहुत बड़ा कारण ये है कि अगर आप वो सिलेबस पिछला वाला होता है ना, तो पिछली बार कितनी मेरिट गई थी पता है आपको? 84, है ना। उस सिलेबस से आज एग्जाम हो जाए तो 90% मेरिट चली जाए। तो लोगों ने वो सिलेबस आज भी रट रखा है, समझिए आप, कितना भी सवाल आ जाए उसके अंदर। तो मैक्सिमम इस बार ये सिलेबस इसलिए किया गया है ताकि जो रेगुलर स्टूडेंट है वो उस पर काम कर सके, आप समझिए। क्योंकि रेगुलर स्टूडेंट क्या करता है, क्लासिफिकेशन भी सीखता है, वो कैटलॉगिंग भी सीखता है, उसको ये चीजें पता होती है। लाइब्रेरी साइंस के अंदर अगर वास्तव में देखा जाए तो सीखने वाली चीजें क्या है, क्लासिफिकेशन और कैटलॉग, ये चीजें सीखने वाली। तो ये चीजें, क्योंकि आपको अल्टीमेटली आप लाइब्रेरी बनोगे तो आपको लाइब्रेरी में जाके ये तो पता होगा ना, जो आपके पास चीजें आप उनको कम से कम इतना तो आए आपको, उनको आप एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित कर दें। और अगर कोई आपसे मांगने आए तो कम से कम समय में आप उसको ढूंढ कर दे दें। तो व्यवस्थित करने के लिए क्लासिफिकेशन, और ढूंढ के देने के लिए कैटलॉग, ये दो चीजें, ये तो बेसिक है ना। भाई आपको अगर मान लीजिए मेडिकल स्टोर पे जॉब करना है तो क्या आना चाहिए, दवाइयों के नाम पढ़ने आने चाहिए, दुकान में दवाइयाँ जमा नहीं आनी चाहिए, और कोई आ जाए तो उसको ढूंढ कर इतना ही तो होना चाहिए। तो एक लाइब्रेरियन का काम क्या है, एक लाइब्रेरियन का काम क्या है, उसके पास विभिन्न प्रकार के संसाधन है, सूचना स्रोत है, अध्ययन सामग्रियां हैं, उन्हें एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करें, ऐसा क्रम बनाए जिससे क्या आप उनको ढूंढ कर दे सकें। आपको पता होना चाहिए कि ढूंढ कर देना है तो कैसे देंगे आप। तो ये आपको उनको व्यवस्थित करना, उसके लिए क्लासिफिकेशन आना चाहिए। क्लासिफिकेशन के 3 मेथड हैं, चाहे आप कॉलम से करें, चाहे आप यूडीसी से करें, चाहे आप डीडीसी से करें। ये प्रचलित पद्धतियां जिन्हें हम काम में लेते हैं, बाकी तो पद्धतियां और भी बहुत सारी है। तो आपको जो पद्धति अच्छी हो, सरल हो, बेहतर हो, समझने लायक हो, उपयोगी हो, उससे आप क्लासिफिकेशन करें। क्लासिफिकेशन आपकी चॉइस है, यूजर के लिए नहीं है। यूजर को थोड़ी पता बी मतलब मैथमेटिक्स है, सी मतलब फिजिक्स है, डी मतलब इंजीनियरिंग है। यूजर को तो पता है कि हाँ, आपने क्लासिफिकेशन का, आपके पास लाइब्रेरी किताब है, वो तो आके आपसे मांगेगा। अच्छा, आप उसको बोलोगे बी वाले अलमारी में चले जाओ, मैथमेटिक्स की सारी किताबें ढूंढ लो, तब भी वो नहीं ढूंढ पाएगा। वो तो आपको ढूंढ के देना पड़ेगा। लेकिन हम प्रत्येक व्यक्ति को हम सेवाएं नहीं दे सकते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को जब सेवाएं नहीं देंगे तो हम लोग उनको सिखाते हैं कि आप खुद ढूंढ सकते हो। तो कैसे ढूंढेगा, तो उसको ढूंढने के लिए हमने क्या करा, उसके लिए हमने कैटलॉग कार्ड्स बनाए, ताकि वो आके डायरेक्ट कहाँ ढूंढेगा, डायरेक्ट कैटलॉग कार्ड से वहां पर जाएगा, ड्रॉर खोलेगा, उसको पता चलेगा ये ऑथर का कैटलॉग है, ये टाइटल का कैटलॉग है, ये सब्जेक्ट का कैटलॉग है, वहां जाएगा, उस पर्टिकुलर कार्ड को देख लेगा, ढूंढ लेगा, और जब कार्ड मिल जाएगा तो उसके ऊपर कॉल नंबर लिखा हो, कॉल नंबर से लाके आपसे कहेगा मुझे इस कॉल नंबर की किताब चाहिए, आप उस कॉल नंबर की किताब को ढूंढ कर उसको दे देंगे। इज इट ओके? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कैटलॉगिंग करते हैं। दो पद्धतियां, एक हमने पढ़ ली थी पिछली क्लास के अंदर, एएससी और एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल्स। आज हम पढ़ रहे हैं सीसीसी यानी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। तो 1934 के अंदर बने डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा, जिसको हम बोलते हैं सीसीसी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। सो नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। देखिए क्लासिफाइड कैटलॉग के बारे में मैंने कुछ लिखा है यहाँ पर। लिखा है रंगनाथन द्वारा सन 1934 में सीसीसी का निर्माण किया गया है, जो कि अब तक 5 बार प्रकाशित हो चुकी, यानी कि रंगनाथन के रहते 5 बार इसके 5 एडिशन आए। अंतिम संस्करण कब आया, 1900, याद रह जाएगा। अब 1964 कैसे याद करोगे तो मैं आपको बता दूं। तो पहला संस्करण कब है और अंतिम 64। तो कॉलन का पहला संस्करण कब है, तो उसके 1 साल बाद क्या है, 34, याद रह जाएगा। तो पहले क्लासिफिकेशन बाद में कट होंगे, तो 33 है, तो ये पहला संस्करण कब है, 34, याद रह जाएगा, इजी। ठीक है, कॉलन का पहला संस्करण हो गया, फिर दूसरा कब हुआ था, 39, मैंने याद करवाया था आपको। तीसरा 50, वेरी गुड।
चौथा, वेरी गुड, पांचवा और फिर छठा, छठा रिवाइज 63, तो 33 और 63। ठीक है, याद आ जाएगा ना, वो तो याद है वो। ठीक है, छठा रिवाइज 63 में, उसके एक साल बाद 34 और 64, याद आ जाएगा। ऐसे याद कर लीजिए, जो मैंने याद कर रखा बता रहा हूँ आपको। जो कोई पूछता है ना कि पांचवा संस्करण सीसीसी का, मैं कहता 64, वो इस तरीके से याद कर रहा है, क्योंकि बिना लॉजिक के तो चीजें याद होती नहीं। देखो मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं होती, और ना इसलिए मैं कभी आज दिन तक कभी रटा भी नहीं, और रटने के लिए मैं किसी बच्चे से कहता भी नहीं, क्योंकि मुझे पता कितना टिपिकल जॉब है यार। मतलब रट लो, कैसे रटोगे आप, और रिस्क कितना भयंकर है उसके अंदर, आप सोचो आप। इसलिए चीजों में लॉजिक ढूंढे, मतलब हर एक चीज के अंदर एक कहानी होती है, आप है ना। तो मेरी कोशिश रहती है कि उस कहानी को मैं आपको बताऊं, ताकि आप उस तरीके से याद कर सको। तो ये इसके पीछे कहानी, तो याद आ जाएगा। 5 संस्करण है, तो इसका 5वां, उसका तो छठा है, छठा रिवाइज है इसलिए ना। लेकिन इसका क्या, 5वां संस्करण कब 1964 में प्रकाशित हुआ। इसके अंतर्गत रंगनाथन द्वारा, अब यहाँ पर क्या देखा, रंगनाथन द्वारा विशेष शीर्षक निर्माण है तो श्रृंखला प्रक्रिया का प्रावधान भी किया गया। चेन प्रोसीजर इज द इम्पोर्टेंट। पिछली क्लास के अंदर आपने पढ़ा था AACR, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल्स पढ़ा था। ठीक है, कल हमने पढ़ा था। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल्स में भी मैंने आपको बताया था, दो प्रकार की एंट्री बनती है, एक बनती है मेन एंट्री, और बाकी क्या बनेगी, एडेड एंट्री बनेगी। जब आप मेन एंट्री बना लेते तो ठीक है, सारी एंट्री, अब इसके बाद एडेड एंट्री बनाते हैं। तो एडेड एंट्री भी मैंने आपको बताया था 5 तरह की बनती है, ऑथर, टाइटल, सब्जेक्ट, सीरीज और कोलैबोरेटर, बताया था मैंने। इसमें सारी एंट्री आपने बना ली। ऑथर भी मैंने आपको बताया था, ऑथर का जब एक है तो झगड़ा नहीं है, एक से ज्यादा तो फिर अलग अलग नियम। टाइटल की एडेड एंट्री बनती है, हम लोग बनाते हैं। हाँ, जब मेन एंट्री टाइटल में बन जाएगी, तब टाइटल एडेड एंट्री नहीं बनेगी। लेकिन सब्जेक्ट एंट्री जब बनाते हैं, तो मैंने आपसे कहा था सब्जेक्ट एंट्री आप स्वयं अपने आप से नहीं बने। सब्जेक्ट यानी कि विषय, और विषय के लिए आपको विषय शीर्षक सूचियों की आवश्यकता होती है। तो AACR के अंदर जब विषय शीर्षक का हम काम में लेते हैं, तो वहाँ पर विषय शीर्षक काम में लेने के लिए हमारे पास 2 प्रकार की पद्धतियां वहाँ पर। कौन कौन सी है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग, और शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। उन दोनों की सहायता लेकर आप विषय शीर्षक तैयार करेंगे और उससे आप काम में लेंगे। लेकिन यहाँ पर हम बात करें, अगर कॉलन की बात करें, तो कॉलन के लिए जो है ये दोनों विषय शीर्षक सूचक काम में नहीं लिए थे। रघुनाथ ने कहा कि अगर आपको CCC में भी आप सब्जेक्ट आइडेंटिटी बनाओगे आप, लेकिन सब्जेक्ट आइडेंटिटी बनाओगे तो आपको विशेष शीर्षक की आवश्यकता होगी। तो वो लोग तो AACR वाले तो क्या काम में ले रहे हैं, या तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस या शेयर्स लिस्ट काम में ले रहे हैं। लेकिन अगर आप CCC की बात करेंगे, तो CCC में आपको चेन प्रोसीजर करना होगा, श्रृंखला निर्माण विधि है, जिसके जरिए आपको विशेष शीर्षक मिलेगा, और उसी से आप जो है विशेष शीर्षकों को काम में लेके आपने जो है एडिशनल कार्ड बनाए। तो ये बात जो लिखी हुई है आपको यहाँ पर समझ में आ रही है, क्या लिखा हुआ यहाँ पर, तो 1934 में CCC का निर्माण किया गया है, जो कि अब तक 5 बार प्रकाशित हो चुकी है। अंतिम संस्करण 1964 में प्रकाशित हुआ, और इसके अंतर्गत रंगनाथन द्वारा विशेष शीर्षक निर्माण ये तो श्रृंखला प्रक्रिया का प्रावधान भी किया। विजिट ओके, यहाँ पर किया गया, हम लोग चेन प्रोसीजर के जरिए काम करेंगे। नाउ देखिए, ये 5 संस्करण है, 5 संस्करण की बात मैंने आपसे यहाँ पर करी है। किसमें, तो देखिए इसका पहला संस्करण कब है। हालांकि पहला और 5वें संस्करण के बारे में सवाल पूछा था कि पहला कब है, तो 1934, और 5वां 64। लेकिन फिर भी बीच के संस्करण आप याद कर सकते हैं। सेकंड इसका 45 में है, तीसरा इसका 51 में है, चौथा इसका 58 में है, और फिर देन उसके बाद 64। बीच का सन याद करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये किताब है आपके सामने, किताब का चित्र है, इसको हम कहते हैं CCC यानी कि क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है, जिसके अंदर कुल मिला के बहुत सारे इसके अंदर आपको नियम दे रखे हैं। आप नियमों की बात कर सकते हो। ओके, नाउ इसको काम में देखिए, प्रविष्टियां कितने प्रकार की बनती है ना, याद रहेगा। एक आपकी मुख्य प्रविष्टि है, और दूसरी आपकी एडेड एंट्री जिसको बोलते हैं, जिसको अतिरिक्त प्रविष्टि, सहायक प्रविष्टि, इतर प्रविष्टि, आप जो करना चाहें आप कह सकते हैं। नाउ यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है, और इसको यहाँ पर मेरे साथ समझेंगे आप। इस पर सवाल आएगा कि रंगनाथन ने कितने प्रकार की सहायक प्रविष्टियां बताई है। तो सहायक प्रविष्टियां मूल रूप से पुनः 4 प्रकार की। ठीक है, 4 प्रकार की कौन सी, तो आप देखिए यहाँ पर पहला लिखा हुआ क्लास इंडेक्स एंट्री, सेकंड आपका बुक इंडेक्स, तीसरा आपका क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स, और चौथा नाम है क्रॉस रेफरेंस। अभी नाम याद करना जरूरी है। ठीक है, तो पहला तो देखिए, हम पहला आपको याद करना CIE, क्लास इंडेक्स एंट्री।
जो किससे बनेगी, क्लास नंबर से बनेगी। कैसे याद करोगे, आपको ऐसे याद करना है भाई क्लासिफिकेशन पहले होगा, कैटलॉगिंग बाद में होगी। क्लासिफिकेशन से क्या बनेगा, आपको क्लास नंबर मिलेगा, और क्लास नंबर से क्या बनेंगे अपन, CIE बनेंगे। पहले एंट्री याद हो जाएगी, क्लास, क्लासिफिकेशन से आया क्लास, आपको करना है क्लास इंडेक्स एंट्री। सेकंड, कैटलॉगिंग कर रहे हैं तो कैटलॉगिंग किसकी कर रहे हैं, अपन किताब की कर रहे हैं, सेकंड एंट्री बनेगी बुक इंडेक्स। पहला क्लास इंडेक्स, दूसरी बुक इंडेक्स, नाम याद रह जाएगा। तीसरी और चौथी के नाम लगभग सेम, एक नाम है आपका क्रॉस रेफरेंस है और एक क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स है, याद रह जाएंगे। दोनों के नाम हमने क्या देखा, क्रॉस रेफरेंस देखा। तो एक का नाम है क्रॉस रेफरेंस एंट्री और एक है क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। अभी फिलहाल आपको चारों नाम याद करना, ठीक है। पहली क्लास इंडेक्स, दूसरी बुक इंडेक्स, तीसरी क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स या क्रॉस रेफरेंस, दोनों बात। अब इसमें क्या डिफरेंस है आगे बात करेंगे। पुनः अब चार एंट्री हो गई, चार नाम आपके दिमाग में आ जाने चाहिए, क्लास इंडेक्स, बुक इंडेक्स, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स और क्रॉस रेफरेंस। तो क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स और क्रॉस रेफरेंस के अंदर देखा जाए तो एक नाम बड़ा है, एक छोटा है। एक नाम तो बड़ा है क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स और एक क्रॉस रेफरेंस। जो बड़ा नाम है उसके अंदर फिर चार प्रकार की एंट्री, ठीक है। स्ट्रक्चर याद करा रहा हूं मैं आपको, पहले ये फ्रेम आपको स्लाइड याद होनी जरूरी है। क्रॉस रेफरेंस छोटा नाम है और क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स बड़ा नाम है। उसमें तीन शब्द है तो उसके अंदर वापस से पुनः चार एंट्रीज मिलेगी आपको, ठीक है। और एक है आपकी बुक इंडेक्स। तो बुक इंडेक्स भी बड़ी है, बुक इंडेक्स में पूरा पांच प्रकार की एंट्री, क्योंकि बुक के अंदर बहुत सारी बातें, बुक के अंदर ऑथर की बात करेंगे, बुक के टाइटल की बात करेंगे, है ना। हम बुक के सीरीज की बात करेंगे, कोलैबोरेटर की बात करेंगे, ऐसे। तो ये बुक किससे संबंधित बात करें तो बुक इंडेक्स एंट्री भी ज्यादा है। तो वापस एक बार ये स्लाइड याद होगी आपको। तो एक दो तरह की एंट्री होती है, मेन एंट्री और एडेड एंट्री। एडेड एंट्री जो है वो चार प्रकार की है, क्लास, बुक, क्रॉस रेफरेंस और क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स, ठीक है। क्लास इंडेक्स तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बुक में पुनः पांच है और क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स में पुनः चार, ठीक है। नेक्स्ट, बुक की बात करते हैं पहले, तो मैं आपको बुक इंडेक्स एंट्री बता रहा हूँ। अब देखिए बुक इंडेक्स एंट्री, बुक इंडेक्स शॉर्ट में क्या बोलेंगे, BIE। अब इनके सबके नाम भी याद होने चाहिए। क्लास इंडेक्स को क्या बोलेंगे, CIE, CRIE, CRE, BIE, नाम याद हो जाएंगे। एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा CRIE, CIE, कंफ्यूज मत होना आप, है ना। CIE क्लास इंडेक्स एंट्री, BIE बुक इंडेक्स एंट्री, CRIE क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री और CRE क्रॉस रेफरेंस, ठीक है। चार चीजें हैं, चारों के नाम। अब इसमें हम बात कर रहे हैं बुक इंडेक्स एंट्री, पुनः पांच प्रकार की। तो बुक से संबंधित, तो ये वही चीजें हैं जो कि हमने वहां पर देखी थी ACR में। तो बुक के अंदर पहला तो क्या आएगा, ऑथर, दूसरा आएगा जॉइंट ऑथर, तीसरा आपका है कोलैबोरेटर, चौथा है आपका टाइटल, तो पांचवा किधर का, वही हम बना रहे थे वहां पर भी, ठीक है। तो किताब में सबसे पहले जिम्मेदारी किसकी होती है, ऑथर की। ऑथर एक हो, ऑथर एक से अधिक हो सकते हैं, दो, ऑथर के अलावा और कोई आदमी, एडिटर है, ट्रांसलेटर है, सहकारक है, तो मतलब कोलैबोरेटर। तीनों हो गए, ऑथर, जॉइंट ऑथर, कोलैबोरेटर, ये तीनों व्यक्तियों की बात होती है। तो व्यक्तियों की बात खत्म हो गई, फिर हमने क्या कहा, टाइटल। और टाइटल अगर किसी ग्रंथमाला का अंक है तो सीरीज। बुक एडेड, बुक इंडेक्स एंट्री भी कितने प्रकार की है, कुल मिला के पांच, याद हो जाएगा। ऑथर, जॉइंट ऑथर, कोलैबोरेटर, टाइटल, सीरीज। सरल है, ये आपका स्ट्रक्चर आपको याद रहेगा। देन इसके बाद नेक्स्ट देखिए, बुक इंडेक्स एंट्री के बाद हम बात करते हैं किसकी, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स, CRIE। तो CRIE पुनः चार प्रकार की, और इन चारों नाम को याद करना जरूरी, क्योंकि ये पूछ लेंगे आपसे कि ये अगर इनमें से किसी भी एक एंट्री, जैसे अल्टरनेट नेम पूछ लिया आपसे कि अल्टरनेट नेम जो है किस प्रकार की एंट्री, तो आपको याद होना चाहिए CRIE है, CRE नहीं लिखेंगे आप वहां पर एग्जाम में, ठीक है ना। तो क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स, क्रॉस रेफरेंस का मतलब बता दूं मैं आपको, क्रॉस रेफरेंस का मतलब क्या होता है। क्रॉस रेफरेंस का मतलब होता है कि आपको एक जगह से किसी और जगह पर भेजने वाली बात। लाइब्रेरी में हम लोग चाहते हैं कि विभिन्न प्रकार के हमारे पास संसाधन है, और उन संसाधनों में अगर देखा जाए तो आपको, हम लोग यूजर को क्या करते हैं, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने की कोशिश करते हैं ताकि वो वहां पर जाके उस संसाधन को प्राप्त कर सके। तो उसी के लिए हमने विभिन्न प्रकार की एंट्री बनाते हैं, और उसी क्रम में जो एंट्री बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं
IE, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। मान लीजिए एक ऑथर है, वो अपने नाम से तो लिखता है, वो अपने किसी और नाम से भी लिखता है। हमारा काम क्या है, उसको ये बताना ये जो धनपत राय है वही प्रेमचंद है और प्रेमचंद ही क्या है, धनपत राय। हम लोग क्या कर रहे हैं, आपस में काम करें तो ऐसी एंट्री बनाते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिव नेम का ध्यान रखते हैं। समझ में आ रही बात? ऑल्टरनेटिव नेम, तो पहली एंट्री कौन सी बनेगी, ऑल्टरनेटिव नेम। दूसरी एंट्री कौन सी बनेगी आपको, दैट इज, तो ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ, इसको पढ़े क्या लिखा हुआ, सूडो और रियल नेम। एक तो बनेगी ऑल्टरनेटिव नेम और एक क्या बनेगी, सूडो और रियल नेम, यानी कि दो तरह की एंट्री होगी आपकी, पहली और तीसरी, याद रहेगा, ऑल्टरनेटिव नेम और सूडो रियल नेम। यानी कि तो हम लोग क्या करें, इसमें रेफरेंसिंग कर रहे हैं, अगर यहाँ है तो वहां भेज रहे हैं और वहां है तो यहाँ भेज रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं ना अपन, इसलिए इस तरह की एंट्री बनती है, उसको क्या होता है, क्रॉस रेफरेंसिंग। संदर्भित कर रहे हैं लेकिन यहाँ है तो वहां भेज रहे हैं और वहां है तो यहाँ कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। तो दो तरह की एंट्री बनी, एक ऑल्टरनेटिव नेम और एक सूडो रियल नेम। फिर एक बनती है एडिटर ऑफ द सीरीज, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर मान लीजिए ग्रंथमाला है और ग्रंथमाला का भी कोई एडिटर है तो उसकी भी एक एंट्री बनाते हैं, अंतिम लास्ट एंट्री। मतलब रंगत ने कहा ना, सबको महत्व देना है, तो किसी को छोड़ना नहीं है, तो आप अंतिम एंट्री किसकी बनाते हैं, अगर सीरीज है और सीरीज का भी एडिटर है तो उसको भी महत्व देंगे और उसके नाम से भी एक एंट्री बनाएंगे, तो एक और एंट्री बन गई एडिटर ऑफ सीरीज। ठीक है, तीन नाम याद हो गए। चौथा है लिखा हुआ वेरिएंट फॉर्म ऑफ वर्ड, यानी कि वेरिएंट फॉर्म ऑफ वर्ड, यानी कि एक शब्द के अगर कुछ और अर्थ निकल रहे हों तो हम लोग संदर्भित करते हैं, यूजर को कहते हैं कि ये भी है वो भी है, तो उसका मतलब भी यही है और इसका मतलब भी वही। वेरिएंट फॉर्म ऑफ वर्ड यानी कि शब्दों के विभिन्न रूप, प्रकार, उनके स्वरूप, उसकी भी हम लोग आवश्यकता होने पर उसकी एंट्री भी बनाते हैं। इज इट ओके? एक बार फिर से वापस से देखेंगे जो आपने अब तक पढ़ा है, आपको याद रखना है। पहला क्या है आपका, चार तरह की एंट्री बनेगी, एक मेन एंट्री बनेगी, एडिट बनेगी। एडिट एंट्री चार तरह की, कौन कौन सी है, क्लास इंडेक्स एंट्री, बुक इंडेक्स एंट्री, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स और क्रॉस रेफरेंस। याद हो गए चारों, आपको नाम याद करना है फिलहाल, तो इसका क्या मतलब है हम आगे बात करेंगे। अब इनमें से भी ये चार है और ये कितने प्रकार की, पांच। तो बिना देखे मुझे बताओ कि बुक इंडेक्स एंट्री जब बनाएंगे तो उसमें कितने प्रकार की, पांच, कौन कौन सी बनेगी, ऑथर बनेगी, जॉइंट ऑथर बनेगी, कोलैबोरेटर, फिर टाइटल और, याद रखिएगा। तो ये बुक इंडेक्स एंट्री जो है सीसीसी के अनुसार बुक इंडेक्स एंट्री पांच प्रकार की है। और अब बात करते हैं बुक इंडेक्स के बाद क्या कहते हैं, क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस चार तरह की है, ऑल्टरनेटिव नेम, रियल सूडो नेम। याद हो जाएगा, एक ऑल्टरनेटिव नेम, एक रियल सूडो, ठीक है, एक एडिटर ऑफ सीरीज और एक वेरिएंट फॉर्म ऑफ वर्ड। क्लियर? पहला सवाल आपका इसी में से बनेगा, आपको ये पूरा स्ट्रक्चर ध्यान होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप सीसीसी का स्ट्रक्चर बना सकते हो आप, कि कितने प्रकार की एंट्री होती है, तो चार तरह की एंट्री है, तो चारों में से आप उनके बीच में एक पांच प्रकार की, एक चार प्रकार की, तो पांच और चार नौ, तो वो हो गई, और चार ही हो गई, कितनी हो गई, 13। ये 13 नाम मेरे हिसाब से आपको याद रह जाएंगे और ये आपको करने भी है। इसमें से आपसे ये पूछ ले कि कोलैबोरेटर एडेड एंट्री निम्न में से किसका भाग है, तो बुक इंडेक्स एंट्री का पार्ट। एडिटर ऑफ द सीरीज जो है ये किस प्रकार की एंट्री है, तो ये क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री है। क्लियर? तो ये आपको स्ट्रक्चर याद करना है सबसे पहले। तो नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं बुक इंडेक्स एंट्री, देन क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब मेन एंट्री की बात करेंगे और फिर एडिट एंट्री की बात करेंगे। मेन एंट्री के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मेन एंट्री का स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, मेन एंट्री के स्ट्रक्चर में क्या देखेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, लीडिंग लाइन। ठीक है, कार्ड, ध्यान है, कार्ड कल बनाया था अपन ने, कार्ड में जो लाइन खींचते हैं हम लोग, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वही क्या है, लीडिंग लाइन। ठीक है, तो लीडिंग लाइन के ऊपर आप लिखेंगे जो भी चीज आप लिखेंगे, तो हेडिंग लिखेंगे आप, तो लीडिंग लाइन के ऊपर लिखते हैं, तो वहां पर हम लोग पहला हो गया आपका अग्र अनुच्छेद है, सेकंड क्या था आपका, हेडिंग सेक्शन। पहला तो लीडिंग लाइन हो गया आपकी, लीडिंग आपका प्लस क्या लिखेंगे आप, हेडिंग। तो यहाँ पर सेक्शन आपके जो है कौन कौन से आपको याद करना है, पहला आपका लीडिंग लाइन है, दूसरा क्या आपका हेडिंग सेक्शन है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, टाइटल, टाइटल के बाद क्या करेंगे आप, नोट, नोट के बाद ट्रेसिंग है। ये आपके कुल मिला के, और फाइनली क्या करेंगे आप, एक्सेशन नंबर। समझ में आ रहा है? अब ये यहाँ पर इससे बेटर समझ में तब आएगा जब अपने कार्ड पर देखिए कौन सी चीज कहाँ लिखी, ठीक है ना।
लीडिंग लाइन है, हेडिंग सेक्शन है, टाइटल है, नोट है, ट्रेसिंग है और एक्सटेंशन नंबर। लीडिंग लाइन समझ में आती है, जो अब स्पेशली हम लाइन खींचते हैं वो लीडिंग लाइन कहलाती है। लिखते हैं, जो लिखेंगे आपका बनेगा हेडिंग बनेगा। हेडिंग के बाद क्या करेंगे, टाइटल। टाइटल के बाद नोट सेक्शन है, नोट के बाद आपका ट्रेसिंग है और ट्रेसिंग के बाद क्या आपका एक्सटेंशन नंबर। यहाँ पर आप देखेंगे किस प्रकार से कार्ड बनाते हैं, ये काम करते हैं। ठीक है, ये आपके पास कार्ड का स्ट्रक्चर है, तो ध्यान से देखिए क्या चीज़ समझने वाली है उसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो चीज़, क्योंकि देखिए आपने ACR पढ़ रखा है अभी तक, तो ACR का स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होगा, आपको याद होगा। अब ACR के स्ट्रक्चर से आप यहाँ पर तुलना करें, तो पहली चीज़ तो ये सेम कार्ड है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक कार्ड कितना है ये आपका, ठीक है, या हो जाएगा। और यहाँ से लेकर कार्ड वापस से सेम, आपको यहाँ कितना है आपका 12.5, क्या बोले, ठीक है, कार्ड का साइज सेम। उसके अलावा यहाँ पर ये फर्स्ट 10 और ये क्या है, ठीक है, यहाँ पर 2 इंडेंट आपको, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, सेम यहाँ पर कितने कैरेक्टर है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, इतने ही। ठीक है, अब ये फर्स्ट हो गया आपका, ये सेकंड इंडेंट हो गया, इसी प्रकार से। और ये जो लाइन है आपकी क्या कहलाएगी आपकी, इट इज द हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। और इसी को जहाँ पर हम लोग कहते हैं लीडिंग लाइन के। ठीक है, ठीक है, क्या कहलाएगा ये, लोगे तो लीडिंग लाइन है, इसलिए यहाँ पर सेक्शन को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर दे रखा है आपका, इसको क्या बोलते हैं, लीडिंग। चालू वहीं से होगा जैसा पहले हम लोग कर रहे थे। ठीक है ना, ACR में आपने चालू यहीं से किया था, इसमें भी चालू यहीं से होगा। लेकिन जो आप बनाएंगे, तो लीडिंग सेक्शन जो आप बनाएंगे, उस लीडिंग सेक्शन को आप यहाँ से प्रारंभ करेंगे सबसे पहली बात। और लीडिंग सेक्शन में आप सिर्फ क्या लिखेंगे, समझिए आप, पहले उसमें कॉल नंबर कहाँ लिख रहे थे आप, नंबर के लिए जगह निर्धारित थी आपकी ACR में, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे यहाँ पर। इसके बाद एक्सेशन नंबर लिखने के लिए क्या जगह निर्धारित थी, ये थी, यहाँ पर भी आपको समझे आप, मतलब इस लाइन के इधर आपको कुछ भी नहीं लिखना। अगर कार्ड किस में बना रहे हैं आप, CCC में बना रहे हैं, और अगर आप ACR में बना रहे हैं तो फिर यहाँ पर आप कॉल नंबर लिखेंगे और यहाँ पर एक्सेशन नंबर लिखेंगे। कर रहे थे ना आप, इस बात मैं कंपेरेटिव पढ़ा रहा हूँ आपको, यहाँ पर आप देखें क्यों, कि आपको अब कॉल नंबर और एक्सेशन नंबर की बात करें तो यहाँ पर तुलना करें, तो कॉल नंबर तो कहाँ गया, यहाँ पर आ गया, और एक्सेशन नंबर कहाँ गया, पोजीशन ध्यान रहेगी आपको। ठीक है, वही की देख रहे हैं हम, तो ये 2 सेक्शन तो आपके कंप्लीट हुए। यहाँ पर क्या लिखना है आपको, कॉल नंबर लिखना है। कॉल नंबर जहाँ आप हेडिंग वहाँ लिख रहे थे, हेडिंग ACR में, वहाँ पर हमने क्या लिखा, यहाँ पर कॉल नंबर लिखा। ठीक है, कॉल नंबर लिखने के बाद ये कंप्लीट हो गया। अब इस लाइन के निचले हिस्से की तरफ आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे कहाँ से चालू करते हैं अपन, कंटिन्यू कहाँ से करते हैं, बस ये तो पता ही है आपको ना, ये करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या करेंगे आप, क्या लिखेंगे, हेडिंग सेक्शन। और हेडिंग में मूल रूप से क्या लिखते हैं अपन, ऑथर का, CCC के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, तो CCC में तो वहां पर भी यही काम कर रहे थे, अपन ऑथर का नाम ही लिख रहे थे, लेकिन वो नाम यहाँ नहीं लिख रहे थे, हम कहाँ लिख रहे थे, यहाँ पर लिख रहे थे। ठीक है, इस बार नाम कहाँ लिखना है आपको, हेडिंग में नाम, आपको यहाँ से शुरू करा, दिस इज द हेडिंग सेक्शन, हेडिंग आप यहाँ लिखेंगे ऑथर का नाम। इज इट ओके, सरल है एज कम्पेयर टू ACR आप बात करेंगे। तो फर्स्ट हो गया आपका लीडिंग, सेकंड क्या होगा आपका हेडिंग। हेडिंग खत्म हो जाएगा, कंटिन्यू है तो यहाँ से कर देंगे आप। हेडिंग के बाद क्या आएगा तीसरे नंबर पे, टाइटल, लिखा आपने टाइटल। टाइटल के बाद, टाइटल में अगर प्रॉपर टाइटल है तो वैसे लिखेंगे कॉलन, अगर सब टाइटल है तो कॉलन से लिखते हैं, तो पता ही है आपको। टाइटल है, टाइटल के अंदर अगर सब टाइटल क्या लिखेंगे आप, कॉलन से लिखेंगे, कॉमा लिखेंगे, एडिशन, देन कोलैबोरेटर स्टेटमेंट क्या लिखेंगे आप, इस तरह के लास्ट में जब खत्म हो जाए तो क्या कर देंगे आप यहाँ पर। यहाँ उस तरह का नहीं देखा, यहाँ कंटिन्यू है तो कॉमा कॉमा लगा के कंटिन्यू करते रहेंगे। वहाँ पर क्या था, डॉट हाइफन कर रहे थे आप, यहाँ वो नहीं करना आपको, कंटिन्यू आपको लिखा है कॉमा लगा के आप इसको कंटिन्यू करते, सिंपल सरल है। यहाँ पर ही बनाए, ये आपने कर दिया यहाँ पर। तो फर्स्ट हो गया आपका हेडिंग, हो गया आपका, सॉरी लीडिंग हो गया, सेकंड आपका हेडिंग हो गया, तीसरा नंबर क्या हो गया आपका टाइटल, चौथा नंबर क्या आपका नोट सेक्शन में ही हम लोग क्या करते हैं, सीरीज की एंट्री करते हैं। ठीक है, इजी, नोट लिख दिया, नोट के बाद कुछ करना नहीं है,
नॉट के बाद अब आपको जो बच रहा है क्या लिखा नीचे आपने एक्सेशन नंबर लिख दिया और ये कर दिया। क्या बचा है इसके अंदर? ट्रेसिंग। ट्रेसिंग यहाँ नहीं लिखते हैं, रंगनाथ ने बताया ट्रेसिंग पीछे लिखते हैं, कार्ड के पिछले हिस्से पे लिखा। कार्ड के पिछले हिस्से में हम क्या करते हैं? ट्रेसिंग। तो ट्रेसिंग किस लिए बनाते हैं? ट्रेसिंग बनाते हैं हम लोग एडेड एंट्री। तो एडेड एंट्री की हम लोग अगर बात करें तो एडेड एंट्री अगर देखें तो कितने प्रकार की एडेड एंट्री होती है? अभी मैंने आपको बताया, याद रह जाएगा? उन चार में से पहली कौन सी थी? इस कार्ड के पिछले हिस्से में हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसा मान के चलेंगे दो हिस्से, ठीक है? एक हिस्सा जो हो गया आपका वो कौन सा है? राइट साइड का, और एक क्या है आपका? ठीक है, राइट ज्यादा काम में लेते हैं इसलिए ज्यादा एंट्रीज हम लोग कहाँ करेंगे? राइट में। कुछ एंट्रीज कहाँ करेंगे हम लोग? लेफ्ट साइड में। कार्ड के राइट साइड में अगर देखा जाए, पहले पहला क्या बताया था मैंने आपको? क्लास इंडेक्स एंट्री, वो यहाँ लिखेंगे आप, ठीक है? सेकंड क्या था आपका? बुक इंडेक्स एंट्री, उसकी एंट्री आप यहाँ करेंगे। उसके बाद क्या था आपका? क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, ये बड़ी थी, ये अपने इसकी एंट्री यहाँ करेंगे। चौथी एंट्री क्या थी आपकी? क्रॉस, यहाँ पर क्या लिखा है? क्रॉस रेफरेंस, CRE, हो गई चारों एंट्री। चार ही प्रकार की क्या बना था, ये मैंने आपको बताया, इन चारों की यहाँ पर एंट्री करें। विजिट होगी, क्लियर है? कार्ड का पिछला हिस्सा, कार्ड के पिछले हिस्से में ये गोला कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। आगे कहाँ था? कार्ड के नीचे। जब आप एंट्री करेंगे तो कैसे करेंगे? आप देखिए, कल्पना करें ये कार्ड है आपका, इस कार्ड के नीचे छेद है, ऐसे बहुत सारे कार्ड्स मैंने जमा दिए और उसके नीचे ऐसे स्क्रू होता है, मैंने उसको टाइट कर दिया, बाहर नहीं निकल सकता ऐसे, ठीक है? कार्ड है, कार्ड में जैसे आप खड़े खड़े, अब जैसे मैं कार्ड को देख रहा हूँ तो मैं ऐसे कार्ड को देखूंगा, ड्रॉर खोली, कार्ड को पढ़ूंगा, फिर ऐसे करता रहूंगा। लेकिन कार्ड का पिछला हिस्सा तो कार्ड ऐसे हो जाएगा और आप ऐसे पढ़ूंगा, समझ रहे आप? अगर वो ऐसे एंट्री लिखी होगी तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, समझे आप? मेरे लिए उल्टा होगा ना, तो पीछे जाके कैसे पढ़ूंगा? ड्रॉर खोली मैंने, सारे कार्ड है फिक्स्ड है, बाहर नहीं निकल सकता, तो उसके बीच में गैप है तो ऐसे पढ़ूंगा मैं, ये कार्ड देखा फिर ऐसे कर लिया, है ना? धीरे धीरे देखूंगा। अगर कार्ड के पीछे लिखा हुआ तो कार्ड तो ऐसे हो जाएगा ना, तो ऐसे पढ़ने के लिए मुझे कब पढ़ना पड़ेगा? ऐसे पढ़ना पड़ेगा। जैसे कार्ड के पिछले हिस्से पे हम एंट्री यूं करते हैं, अगर एंट्री यूं करेंगे तो छेद जो है कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, समझे आप? इसलिए ऐसा हुआ। क्लियर है आपको? कि कार्ड के पिछले हिस्से में हम लोग करते हैं। कई बार ये एग्जाम में हम लोग देखते थे, प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ करता था, बच्चे कार्ड बनाते थे, पिछला हिस्सा लग देते, लेकिन उसमें भी गोला का बनाते थे, यहाँ बनाते थे, वैसे एंट्री गलत हुई थी, समझिए आप? कार्ड के पिछला हिस्सा जो होगा उसमें आप इस प्रकार से लिखेंगे, कार्ड को उल्टा करके लिखना पड़ेगा। ये सेक्शन समझ में आ रहा है आपको कौन कौन से, है ना? तो चार तरह की एंट्री, और चारों एंट्रीज की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर क्लास इंडेक्स एंट्री की बात करेंगे, देन उसके बाद बुक इंडेक्स एंट्री की बात करेंगे, देन क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स। और ये सिर्फ क्या है? क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस एंट्री आपको जब बनानी होती है तो इसमें सिर्फ क्या लिखते हैं? इसका सबसे छोटी एंट्री होती है, सबसे छोटी एंट्री होती है, क्लास नंबर लिखते हैं, ठीक है? ये कई बार सवाल भी पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी एंट्री बनाने के लिए मुख्य रूप से क्लास नंबर की आवश्यकता होती है? क्या होता है? क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस एंट्री बनाने के लिए, तो क्रॉस रेफरेंस एंट्री बनाते हैं हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर क्या करते हैं? क्लास नंबर। लेकिन जब क्लास इंडेक्स एंट्री बनेगी तब भी यहाँ पर क्या चाहिए? यहाँ पर आपको क्या चाहिए? आपको कॉल नंबर लिखना, कॉल नंबर लिखेंगे, और कॉल नंबर को आप करेंगे, कॉल नंबर से क्या करेंगे आप? यहाँ करेंगे चेन प्रोसीजर। चेन प्रोसीजर करेंगे, चेन प्रोसीजर का जो परिणाम होगा उसके परिणाम से क्या बनेंगे आप? क्लास इंडेक्स एंट्री, समझे? क्लास इंडेक्स एंट्री बनाने के लिए आपको चेन प्रोसीजर की आवश्यकता होगी, करेंगे अभी, बात समझ में आएगी। तो ये चार प्रकार की एंट्री, आप इन चारों को एक बार फिर से देख लें, कौन कौन सी आपकी एंट्री। पहला क्या है आपका? CIE, BIE, CRIE और CRE, नाम याद रह जाएंगे। ये ट्रेसिंग की बात है, ट्रेसिंग पे आएंगे हम लोग, एडेड एंट्री पे आएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेन एंट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस एग्जाम्पल को लेकर चलेंगे तो आपको अपने आप से जो है आपको याद हो जाएगा। तो क्या नाम लिखा हुआ? किताब है, आपके पास शीट है, उसको आप बंद कर दें फिलहाल, यहाँ देखें ध्यान से। सबसे पहले क्या दे रखा है? क्या आपका? ओके, टाइटल लिखा हुआ द टेक्स्ट बुक्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी एंड, लिखा हुआ टाइटल।
तो आपको पहचान होगा टाइटल है, सब टाइटल है, आप देख लीजिए, ठीक है। देन इसके बाद क्या लिखा है, थॉमस सी बैथल, ये क्या है, ऑथर है, और दूसरा ऑथर क्या है, जॉर्ज गोल्डस्मिथ। एक ऑथर नहीं है, दो। देन एडिटेड बाय, क्या लिखा हुआ, जेम्स एलियट, एडिटर भी है यहाँ पर, तो ये ऑथर की भी बनेगी, जॉइंट ऑथर की भी बनेगी, और यहाँ पर क्या बनेगी, एडिटर की बनेगी, तो एडिटर की भी तो मतलब कोलैबोरेटर की एंट्री भी बनेगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ, थर्ड एडिशन, संस्करण की जानकारी दे रखी है। देन क्या दे रखा, लंदन प्रिंटर्स हॉल 1987, क्या ये जानकारी काम की है आपकी, कहाँ लिखोगे उसको, फिजिकल डिस्क्रिप्शन में, भौतिक विवरण में, प्रकाशक की जानकारी, प्रकाशक की जानकारी लिखने का कोई सिस्टम है क्या, क्लियर। छोटी छोटी चीजें हैं आप, या आपने क्या बनाया है, आपने तो यहाँ पर 5 चीजें ली ना आपने, आप अब स्ट्रक्चर पे आ जाओ वापस, यहाँ पर स्ट्रक्चर पे आओ, यहाँ कहीं है प्रकाशक की जानकारी, नहीं है ना, पेज नंबर, आईएसबीएन नंबर, क्योंकि उस जमाने में आईएसबीएन होते ही नहीं थे, समझ गए ना, रंगनाथन 1934 में बनी ना ये पद्धति, तो इज इट ओके। कुछ चीजें यहाँ पर जानकारियां दे रखी, ये जानकारियां इनमें से जो काम की वो ले लेंगे अपन। नेक्स्ट, ये और जानकारी, इसी पुस्तक से संबंधित और जानकारी, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ ग्रंथ से संबंधित अन्य जानकारियां, कौन कौन सी है, क्या लिखा हुआ है, ये तो काम का है, एक्सेशन नंबर भी काम का है, पेजेस की संख्या, साइज 15 सीसीसी में। तो रंगनाथन ने कहा कि पुस्तक के पेजों की संख्या आप कैटलॉगिंग में नहीं लिखे, रंगनाथन ने विरोध भी किया इस बात। जब एएसीआर बन गई थी तो एएसीआर में लोग पेज नंबर लिख रहे थे, तो रंगनाथन ने ये कहा, इस बात के लिए रंगनाथन ने कैनन भी लिखा, अभी कैनन हम पढ़ेंगे, कैनन ऑफ कैटलॉगिंग आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। रंगनाथन ने कैनन सूत्र लिखा, और रंगनाथन ने कॉन्फ्रेंस के अंदर जाके और अपने सूत्र को प्रदर्शित किया, और रंगनाथन ने कहा कि आप कैटलॉग के ऊपर आप लिख रहे हो, पेज संख्या लिख रहे हो, आप बता रहे हो कि इतनी किताब के इतने साइज है और किताब के इतने पेज है, तो क्या ढूंढने वाला पाठक किताब को उसके पृष्ठों की संख्या या उसके आकार से ढूंढता है क्या। लाइब्रेरी में अगर मान लीजिए कोई पाठक आया और किताब ढूंढेगा, तो रंगनाथन ने कहा ना, वो ढूंढेगा ऑथर के नाम से ढूंढेगा, टाइटल से ढूंढेगा, कोलैबोरेटर से ढूंढेगा, सब्जेक्ट से ढूंढेगा, सीरीज से ढूंढेगा, किताब ये थोड़ी ढूंढता है 232 पेज की किताब पढ़नी है उसको, या जो है उस किताब के अंदर इतने पेजेस फ्री लिखे हुए हैं, ये किताब 24 सेंटीमीटर की किताब की साइज है। तो रंगनाथन ने इस बात का विरोध किया कि आपको जो है ये चीजें लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन समय के साथ साथ इन चीजों की उपयोगिता आई बाद में, जब आज के इस दौर के अंदर देखते हैं ना फिजिकल डिस्क्रिप्शन का रोल धीरे धीरे ज्यादा बढ़ा, लेकिन उस जमाने में रंगनाथन ने इसका विरोध किया, रंगनाथन ने कहा कि इनकी आवश्यकता नहीं, इसलिए रंगनाथन ने अपने कैटलॉगिंग में इनके लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। दिख रहा है आपको, हाँ आईएसबीएन नंबर आप है लिखना चाहें लिख दें, नहीं तो यहाँ पर कोई सेक्शन नहीं है, समझिए। इसके अलावा क्या लिखा हुआ, HTTP मतलब हाफ टाइटल पेज, जिसके ऊपर और जानकारी, यहाँ पर और अन्य जानकारी लिखी हुई, क्या लिखा हुआ कि प्रिंटेस हॉल साइकोलॉजिकल सीरीज है, एडिटेड बाय रिचर्ड एम एलियट, लिखा हुआ नंबर 11। तो ये ग्रंथ जो है ये किसका अंक है, सीरीज, इसका मतलब सीरीज की एंट्री भी बनेगी, और सीरीज की एंट्री बनेगी, और सीरीज की एंट्री में क्या देखा, ये क्या देखा, एडिटेड बाय, यानी कि ये कौन है, एडिटर ऑफ द सीरीज, आप समझिए ना, इस पुस्तक का एडिटर तो अलग है, जेम्स एलियट वहां पर नाम लिखा था, जेम्स एलियट इससे पहले, लेकिन ये कौन है, रिचर्ड एम एलियट, ये एडिटर ऑफ द सीरीज, इसका मतलब एडिटर ऑफ सीरीज यानी कि CRIE एक और बनेगी, समझे मतलब। तो ये एग्जांपल मैंने लिया, यहाँ पर देखा क्या देखा, नोट सेक्शन देखा, नोट में देखा इट इंक्लूड्स बिब्लियोग्राफी ऑन पेज नंबर इतना, यानी कि देखा इसमें इतने पेज नंबर पर बिब्लियोग्राफी भी देखी, पुस्तक के अंदर कोई विशेष बात है उसको अगर हम देखे जाए तो नंबर 201 से 210 पे देखा है, और उसके लिए स्पेशली क्लास नंबर क्या दे रखा है, S30 क्लास नंबर दे रखा है। इन समस्त जानकारियों को एक साथ लेते हुए हम लोग क्या करेंगे, एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंट्री बनाते हैं, एंट्री का स्ट्रक्चर यहाँ पर देखें,
दिस इज मेन एंट्री। मेन एंट्री में जो चीज बता रहा हूं वहां पर ध्यान देंगे आप। सबसे पहले क्या आता है? लीडिंग। कहां से प्रारंभ होगा? यहाँ पर क्या नंबर लिखेंगे अपन? कॉल नंबर लिखेंगे। कॉल नंबर क्या दे रखा है? S1 और फिर क्या लिखा हुआ? N87 लिखा हुआ। यहाँ पर कितने अंक आ सकते हैं? 2 है। 2 के बाद यहाँ पर 2 गैप है, उसके बाद ही लिखेंगे। पहले 2 लिखे हुए, उसके बाद क्या है यहाँ पर? ठीक है, 2 गैप किस लिए है यहाँ पर? 2 गैप इसलिए है कि जो सबसे पहला है ये तो क्या है आपका? क्लास नंबर। और ये जो है ये क्या है आपका? समझे आप? कॉल नंबर किससे बनता है? क्लास नंबर। और तो पहले आप क्लास नंबर लिखेंगे, उसके बाद 2 रिक्त स्थान छोड़ेंगे और फिर क्या लिखेंगे आप? तो ये कहलाता है कैनन ऑफ डिस्टिंक्टिवनेस। कौन सा कैनन कहलाता है? पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा था ये? बताओ कहाँ पर पढ़ा था आपने? तो ये जो कैनन है ये 3 प्लेन है आपके। किससे संबंधित है? आइडिया है, वर्बल है या नोटेशन? नोटेशनल प्लेन में। तो नोटेशनल प्लेन में आपने अंतिम पढ़ा था कैनन ऑफ बुक क्लासिफिकेशन पढ़ा था आपने, याद है आपको? अंतिम 3 कैनन पढ़े थे आप, कैनन ऑफ बुक क्लासिफिकेशन। नहीं याद है? 43 कैनन में से 41, 42, 43 लास्ट के अंतिम 3 कैनन। और मैंने आपसे कहा था कि वहां पर प्रत्येक को अपन क्या कहेंगे? आप हम प्रत्येक के लिए हम लोग क्या बनाएंगे? एक डिस्टिंक्ट नंबर बनाएंगे, एक बुक नंबर बनाएंगे। बुक नंबर फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, 8 तत्व होते हैं उसके अंदर, है ना। और बुक नंबर फिर मैंने आपसे कहा था कि 3 चीजें हैं। बुक नंबर के बाद आपको कलेक्शन नंबर बनाना होता है, और बुक नंबर क्लास नंबर लिखेंगे, उसके बाद रिक्त स्थान छोड़ेंगे। तो बुक नंबर लिखेंगे और बुक नंबर के बाद रिक्त स्थान छोड़ेंगे, आप क्या करेंगे? आप कलेक्शन नंबर लिखेंगे। रिक्त स्थान छोड़ने वाली बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आपने रिक्त स्थान छोड़ा, उसके बाद आप काम करेंगे। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा आपका? यहाँ पर आपको क्या लिखना है? कॉल नंबर लिखना है। कॉल नंबर के लिए आपको क्लास नंबर और बुक नंबर, और यहाँ पर इसके आपने यहाँ पर 2 इस 4 करेक्ट लिख सकते हैं, 2 रिक्त स्थान छोड़ क्या लिखें आप? और ये सब किससे लिखना है आपको? पेंसिल से लिखना होता है। और पेंसिल से क्यों लिखते हैं पता है ये वाली बात? पेंसिल से क्यों लिखते हैं बताऊंगा, फिलहाल पेंसिल से क्यों लिखते हैं। ये तो बात समझ में आ रही है? बस हो गया आपका। देन उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या था आपका? हेडिंग। नंबर 2 क्या है? हेडिंग। हेडिंग कहाँ से शुरू करते हैं? ठीक है, सेकंड से शुरू करते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर? ऑथर नेम। जब ऑथर का नाम लिखते हैं, ऑथर का नाम किस प्रकार से लिखेंगे आप? यहाँ पर देखेंगे आप ऑथर का क्या करेंगे? पहले सरनेम आएगा, और सरनेम कैसे लिखेंगे आप? ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट में आप मेन नेम लिखते हैं। ठीक है, पहले सरनेम लिखेंगे, फिर आप ब्रैकेट में आप मेन नेम इस प्रकार से लिखेंगे। 2 है तो क्या करेंगे आप? एंड, वापस से कैपिटल, और फिर मेन नेम, और लास्ट में क्या लिखेंगे आप? तो मुझे बताइए, SR रंगनाथन को कैसे लिखेंगे आप? कैसे लिखेंगे आप? तो यहाँ लिखेंगे आप रंगनाथन ब्रैकेट में। क्लियर? जो नाम दे रखा है उसको राउंड ब्रैकेट में, फिर ऐसे ओके। तो आपसे कुछ भी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि SK शर्मा कैसे लिखेंगे आप? शर्मा। तो यहाँ पर डॉट दे रखा है तो यहाँ पर डॉट लगाए और बाद में लगा। ठीक है, तरीका आपको, ये ऐसा सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। हो गया फर्स्ट कॉल नंबर, सेकंड हेडिंग, तीसरा क्या था? टाइटल। तो नंबर 3 क्या है? टाइटल लिखा हुआ है यहाँ पर। ये अगर अनुच्छेद, ये शीर्षक अनुच्छेद, और ये आख्या। आख्या मतलब टाइटल। टाइटल शुरू करेंगे। किताब का टाइटल क्या था? टेक्स्ट बुक ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट फलन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। खत्म। एडिटेड, सॉरी एडिशन। कौन सा एडिशन? तो ED3। वहां पर क्या लिखा था? अपन 4th ED लिख रहे थे,
यहाँ पे क्या लिखेंगे ED3 ED4 ऐसे लिखेंगे, एडिशन थर्ड, ये लिखने का तरीका। देन इसके बाद एडिटेड बाय क्या लिखा हुआ, जेम्स एलियट लिखा और कहानी। इज इट ओके, सिंपल, ठीक है। देन उसके बाद टाइटल के बाद क्या लिखते हैं अपन, नॉट में क्या लिखते हैं, सीरीज। सीरीज की एंट्री राउंड ब्रैकेट में शुरू होगी, राउंड ब्रैकेट में खत्म होगी, लास्ट में डॉट आएगा। चालू किससे, सेकंड से, कंटिन्यू फर्स्ट। इज इट ओके, हो गया सिंपल। देन उसके बाद क्या लिखा आपने, ये चीजें। इज इट ओके, मेन एंड पर फिर से देख लें आप। पहला क्या लिखा आपने, फर्स्ट कॉल नंबर है, सेकंड आपने ऑथर का नाम जिसको हम लोग हेडिंग बोलते हैं, है ना। हेडिंग के बाद क्या लिखा आपने, हेडिंग के बाद आपने लिखा टाइटल, टाइटल के बाद नोट, नोट में ही हम लोग क्या करते हैं, सीरीज की एंट्री करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या लिखा, एक्सेशन नंबर लिखा। इज इट क्लियर, अभी हमने सिर्फ मेन एंट्री बनाई, एडिट एंट्री नहीं। एडिट एंट्री बनाएंगे लेकिन फिलहाल आपको मेन एंट्री आनी जरूर हो जाएगा, कर लेंगे। तो मेन एंट्री आपको इस प्रकार से, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे जो हमने बनाया। हम आज पढ़ रहे हैं CCC यानी कि क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। और CCC के अंतर्गत जो है मूल रूप से दो प्रकार की प्रविष्टियां बनती है, एक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेन एंट्री बोलते हैं, एक एडिट एंट्री बोलते हैं। मेन एंट्री तो एक ही बनती है जो हमने बना ली। एडिट एंट्री जो है उसमें चार प्रकार की बनती है, क्लास इंडेक्स, बुक इंडेक्स, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स और क्रॉस रेफरेंस। इनकी सारी एंट्री कार्ड के पीछे करेंगे। तो यहाँ आगे कुछ नहीं लिखा हमने, कार्ड का अगला हिस्सा तो मेन एंट्री लिखेंगे, और ट्रेसिंग जो बनाएंगे अब वो कहाँ लिखेंगे। अब कितनी बनती है वो एक अलग बात है, तो जितनी बनती है उतनी बनाएंगे और कहाँ लिखेंगे, कार्ड के पीछे लिखेंगे। तो मेन कार्ड के पीछे हम लोग ट्रेसिंग लिख देंगे जितने भी कार्ड बनेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल आपको ध्यान रखना चाहिए ये करना। अब जो मैंने अभी आपको बताया कि आपके सामने एंट्री बनी हुई है, कार्ड आपने देख लिया, इसके अंदर बना हुआ है। हमने एक ही करके सारी चीजें लिखी। सबसे पहले ऊपर लीडिंग सेक्शन के अंदर हम लोग कॉल नंबर लिखते हैं। कॉल नंबर पर आप क्लास नंबर और बुक नंबर जो आपको दे रखा होता है एज इट इज कॉल नंबर लिखना होता है। बस क्लास नंबर और बुक नंबर के बीच में दो रिक्त स्थान आपको छोड़ने होंगे। क्लास नंबर बड़ा भी हो सकता है, आप बड़ा क्लास नंबर आप लिख देंगे, स्टार्ट करेंगे। लेकिन क्लास नंबर के बाद दो रिक्त स्थान छोड़ के आप बुक नंबर लिखें। लेकिन ये सारी एंट्री आपको पेंसिल से करनी होगी। पेंसिल से करने का क्या लॉजिक है, तो पेंसिल से करने का लॉजिक ये कि रंगनाथन ने ये कहा कि सपोज मान लीजिए आपकी लाइब्रेरी में किताब है, जैसे मान लीजिए आपके पास कॉलम क्लासिफिकेशन की किताब है, कोई भी किताब, आपने एक किताब, अब लाइब्रेरी में क्या, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 1000 किताबें हैं तो उसके लगभग 6000 कार्ड बनते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई किताब गुम गई, या 10 किताबें साल के अंत में देखा आपने 10 किताबें, अब 1000 किताबें, 1000 किताबों में 10 किताबें मान लीजिए खो गई, नहीं है। 10 किताबें घूमी तो 10 किताबों के साथ 60 कार्ड भी बेकार हो गए। लेकिन वो किताबें ऐसी थी कि खो गई है, चोरी हो गई, फट गई है, लेकिन लाइब्रेरी को तो अपना कलेक्शन बनाना है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि आप जीवन में एक बार एक कॉलम क्लासिफिकेशन की एक किताब खरीद के लेकर आ गए, आपने लाइब्रेरी में रखी और फट गई तो आप ले गए, फट गई तो वापस लेकर आओगे। तो कलेक्शन लाइब्रेरी के पास कलेक्शन होना चाहिए ना। तो जब आप नई किताब लेकर आओगे तो उस नई किताब की भी समस्त जानकारी तो वही रहेगी सारी। उसके लिए नया कार्ड क्यों बनाना, मैंने कहा नया कार्ड क्यों बनाना, कार्ड तो पहले से बना हुआ है ना आपके पास, तो नया कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है। अब पहले, अब नई किताब अगर आप लेकर आओगे तो क्या चेंज होगा, तो कॉल नंबर चेंज होगा। कॉल नंबर भी इसलिए चेंज होगा कि क्लास नंबर तो वही रहेगा, बुक नंबर चेंज हो जाएगा। तो क्लास नंबर मतलब कुल मिलाकर बुक नंबर में परिवर्तन आएगा तो क्या होगा, कॉल नंबर चेंज होगा। तो रंगनाथ ने कहा उस कॉल नंबर को आप पेंसिल से लिख दो आप, ताकि अगली बार जब वो किताब लेकर आए आप क्या करें, आप उसके लिए नया कार्ड बनाने की जरूरत नहीं हो। पुराने कार्ड में आप पेंसिल से लिखा होगा, आप रबड़ से मिटा दें और नया कॉल नंबर आप लिख दें, कार्ड वही काम है। समझ बात को, इसलिए इसको किससे लिखते हैं हम लोग। और ये लिखना, रंगनाथ ने कहा कि पुस्तकालय जो है ये तो वृद्धनशील संस्थान है, बढ़ती है, आज ना पुराना जाएगा नया आएगा, लगातार चीजें होती रहेगी, वृद्धनशील संस्थान है। तो इसलिए सवाल ये आता है कि जब हम CCC के अंतर्गत जो है कॉल नंबर लिखते हैं तो पेंसिल से अंकित करते हैं, तो पेंसिल से अंकित करना पुस्तकालय विज्ञान के कौन से सूत्र से संबंधित, समझे आप, कौन से सूत्र से संबंधित है, 5वां, 5th लॉ क्या कहता है, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्थान।
इट्स अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, बढ़ते हुए जीव के समान है, पुराना जाएगा नया आएगा, हो गया कोई बात नहीं, कार्ड तो मत फेंको, आप कार्ड रख लो, नई किताब लेकर आओ तो वापस का जो है कॉल नंबर चेंज हो जाएगा, लेकिन कार्ड आपका वही काम आ जाएगा। इज इट ओके? तो इसको पीछे लिखने का ये कारण, तो ये आपने बना लिया, तो दीज आर द मेन एंट्री आपने बना ली। तो नेक्स्ट क्या बनाएंगे हम लोग? आइडेंटिटी बनाएंगे ना, तो क्लास करते हैं, 10 मिनट का ब्रेक करते हैं और फिर इसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। 10 मिनट बाद जो है वापस से क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।